मेरे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब हैं और मैं क्योंकि आपको हाँ, थैंक यू सो मच संतोष जी आप ने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। अ, आपसे 2-3 चीज़ें हम लोग दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, हम लोग भी समझना चाह रहे हैं। 3 चीज़ें एक एक हो रही हैं और तीनों को आप अगर मिला पाएँ। गौतम अडानी जी के साथ जो हो रहा है भई वो बेचारे आज 23वें 24वें नंबर पे आ गए, अपने देश का एक अपना नागरिक, तीसरे नंबर का अमीर आदमी गरीब हो गया। अ, दूसरा मुझे ये जो आर्थिक देश दिक्कतें हैं, जो महँगाई है, ये है जिसको आप सबसे बेहतर आप समझते हैं, आप उसपे हम कई बार आपसे बात भी किए हैं। इकॉनमी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो भी एक इसका पक्ष है और तीसरा बजट आ गया था जिसपे ये तीनों चीज़ें एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। जो भी हो रहा है अभी, उसको एक आम नागरिक के लिए आने वाले समय को आप कैसे देखें? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भई 3% लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, क्या फ़र्क पड़ता है? गौतम अडानी रहें, न रहें, डूबें, ना डूबें। तो इन सब चीज़ों का एक एक लार्जर पिक्चर अगर आप हमें समझा सकते हैं। जी, तो पहली बात तो ये कि ये आंकड़ा बिल्कुल सही है कि केवल 3% लोग, उससे भी कम ही है, हो सकता है शायद, लोग कैपिटल मार्केट में पैसे लगाते हैं। और उसके अलावा उनकी संख्या जो जिन्होंने अडानी के शेयरों में खरीदे हों, उनकी संख्या जाहिर है एक बिल्कुल मिनिस्क्यूल भाग होगा उसका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंझा हुआ खिलाड़ी जो है वो अडानी के रिटेल खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, जी। वो अडानी के शेयर्स खरीद रहा होगा और उसने नहीं खरीदे हैं। इसके इसके आधार हैं, तथ्यात्मक आधार हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आनंद जी कि क्योंकि सबको असलियत या अंदर खाने क्या हो रहा था, असलियत हमारे म्यूचुअल फंड में ऑपरेटर्स जो बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड्स हो, वो सब जानते हैं कंपनी ने किस तरीके से अपने शेयर्स को बढ़ाया है। क्योंकि सबको मालूम है कि 3 साल पहले यही कंपनी का नेटवर्थ $20 बिलियन था और आज की तारीख में वो $120 बिलियन हो गया था एक हफ्ता पहले तक। तो ये जानना आपके श्रोताओं को बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर वो जो 3% शेयर मार्केट में लगाते भी हैं, वो डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर नहीं होते, वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करते हैं। और जो अच्छे किस्म के म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने अडानी में नहीं लगाया है पैसा। सिर्फ 2 किस्म के फंडों ने अडानी के कंपनियों में पैसे लगाए हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं। एक तो वो म्यूचुअल फंड्स जो जिन्हें कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि वो फंड होते हैं जो मतलब जो सेंसेक्स का कंपोजिशन है या निफ्टी का कंपोजिशन है, कंपनियों का कंपोजिशन, उनको उन्हीं कंपनियों में लगाया है, उनको मिरर मतलब करते वही हैं। उन्हीं में डील करते हैं। तो जाहिर है अडानी निफ्टी में भी हैं, उन 50 कंपनियों में, सेंसेक्स की 30 कंपनियों में भी हैं, जाहिर है। तो इस वजह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में एक शेयर तो ऑटोमेटिकली, चाहे आप कुछ, आपके पास वो चॉइस नहीं होती, क्योंकि वो कंपोजिशन ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का ऐसा है। मगर ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की संख्या या मात्रा बहुत ज्यादा नहीं। और दूसरा किस्म का जो म्यूचुअल फंड है जो लगाता है, जो बड़े छोटे फंड हैं, जो ये मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे हम देखिए आपको क्विक रिटर्न दे सकते हैं, क्विक रिटर्न देने वाले। तो क्वांट नाम का एक छोटा फंड है जो लगाता है। तो अब आपने समझ लिया कि इवन इन द कैपिटल मार्केट बहुत सी ऐसी म्यूचुअल फंड नहीं है, तो बहुत सारे तो म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड सारे बड़े होशियार लोग होते हैं भाई, जो इनके फंड मैनेजर जो होते हैं वो भयंकर स्तर के पढ़े लिखे होते हैं।
और उनका अपॉइंटमेंट ही इसी आधार पे होता है कि वो सिर्फ एक पढ़े लिखे ही नहीं है, मगर 20-25 साल का कैपिटल मार्केट में, विदेशों में और हमारे देश में काम करने का अनुभव होता है। तो इसलिए ऐसे लोग जो बहुत रिसर्च करके अपने फंड चलाते हैं, इसीलिए उनका नाम होता है, इसीलिए उनको भयंकर सैलरीज मिलती हैं। तो ये लोग लगाए ही नहीं अडानी में, पॉइंट ये है। तो इसलिए बहुत आप फर्क हमारे मार्केट पे, अडानी के शेयर गिर रहे हैं, मगर आप कहां पा रहे हैं कि सेंसेक्स निफ्टी में उतना असर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। पॉइंट तो ये है। जी। और उसका कारण मैंने आपको अंदरूनी कारण समझा दिया। तो एक तो आपका सवाल का जवाब ये हो गया। दूसरा आपका सवाल, मुझे लगा, पता नहीं मुझे याद है कि नहीं, आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था पे असर। जी। है ना, अर्थव्यवस्था पे असर। जी। देखिए, अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ी हो गई है कंपनी, मगर बड़ी बड़ी का मतलब क्या है? यहां बड़ी का मतलब यह है कि इनकी नेटवर्थ, यानी कि नोशनल मार्केट वैल्यू, नोशनल वैल्यू एट मार्केट, एट मार्केट रेट्स ऑफ शेयर्स, वो $10 बिलियन से या $20 बिलियन से $120 बिलियन हो गई थी। अब वो घट रही है, तो नोशनल वैल्यू ही कम हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अडानी की कंपनियां ये बैठी चली जा रही, कतई नहीं। वो, उनके पास एसेट्स हैं भाई, वो पोर्ट्स चलाते हैं, एयरपोर्ट्स चलाते हैं, टोटल गैस चलाते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोल माइंस हैं। दीज आर रियल फिजिकल टैंजिबल एसेट्स। तो ये तो ये नहीं हो जाएगा एकदम से कि शेयर प्राइस घटने से, इनके शेयर प्राइस घटने से आप ये नहीं पाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ी भारी हलचल आ जाने वाली। ठीक है। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। जहां तक मुझे याद है, आपने क्या कर दिया कि आपने 3 सवाल एक साथ एक बार कर दिया। मैं लिटरली घर में घुसा और मैंने अपना कंप्यूटर ऑन करके आपको ऑन किया। तीसरा मेरा तो बजट से था। बजट, हाँ, बजट। देखिए, पहली चीज तो मैं बजट के बारे में एक रोचक आपको बताऊं। ये हमारे ही देश में एक बड़ा इसका मतलब बड़ा चर्चा होती है और बजट प्रेजेंट होता है और सारे पत्रकार उसमें रुचि लेते हैं और अर्थशास्त्री। बात यह है कि दुनिया की जो अमीर देश हैं, वहां बजट पे इतनी चर्चा नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इज अ डेली जॉब। ये यही होता है सर। मतलब एक गरीब देश में मतलब बजट का बड़ी शोशागिरी उसके चारों तरफ होती है। और आप देख रहे हैं धीमे धीमे हमारे देश में भी बजट की महत्ता, हमारी आर्थिक नीति में उसकी आर्थिक कम होती चली जा रही है। क्योंकि ये अब जीएसटी लागू करते हैं, तो वो तो जुलाई 1 को कर दिया, 2017 की जुलाई 1 को कर लिया। ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, भयंकर भारी परिवर्तन है। मगर कहां, वो तो बजट में तो नहीं हुआ। ये मतलब थोड़ा बहुत मतलब टैक्स रेट्स में फर्क करते हैं, वो उन चीजों का असर होता है। मगर बाकी, अब आप वित्त मंत्री की स्पीच सुनिए, 1.5 घंटे बोली, आधा पौन घंटा तो उसमें वो कि भाई ये 5 करोड़ का ये कार्यक्रम है, 10 करोड़ का ये कार्यक्रम है, 100 करोड़ का ये कार्यक्रम। अरे साहब, ये कोई चीजें बजट में बोलने वाली होती है? मतलब मतलब तौबा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये 5 करोड़ 10 करोड़, ये तो दिस इज लाइक पीनट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस सरकार का 34 लाख करोड़ 35 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हो साल में, वो 10 करोड़ 5 करोड़ का कार्यक्रम क्यों? क्योंकि वो कुछ सब पत्रकार सुन रहे हैं, सारा टीवी देश में सुन रहा है कि अरे ये देखिए, ये इसके लिए वो, उसके लिए वो और उसके लिए वो है, ये है। तो
कि आपने जो बजट वाला सवाल किया ना, वो कोई लेना देना नहीं सर, कोई लेना देना नहीं। नहीं, लेकिन मैं प्रोफेसर साहब एक चीज़ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, बजट हम सब लोग देखे और मैं अपने स्टूडियो में एक बड़े जानकार आईआईटी और मतलब एक ऐसे आदमी को बुलाया था जो बहुत जानकार है। मेरे तो समझ में आया नहीं। तो मैंने धीरे से भई ये डरते-डरते पूछा कि समझ में आया? उसने कहा मेरी समझ में भी नहीं आया। तो मैं थोड़ा ये हुआ कि बजट भई बजट अच्छा, आप बजट के बारे में पूछ रहे जी, हैं? जी, आई जी। थॉट आप बजट, हाँ ओके, तो बजट के बारे में तो आई एम टॉकिंग ऑफ द बजट स्पीच आई एम टॉकिंग ऑफ द बजट स्पीच जब वो खत्म हुई, तो मैंने धीरे से डरते-डरते पूछा उससे कि भई कुछ समझ में आया कि तुम स्पेशलिस्ट हो, तुम्हें बोलना है। तो उसने कहा मेरे भी समझ नहीं आया तो कुछ जलेबी जैसा कुछ मामला हुआ है। तो मुझे एक राहत की साँस ये हुई कि कम से कम मैं अकेला बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे जैसे और हाँ बेवकूफ़ भी मेरे साथी हैं। ख़ैर, मैं एक चीज़ आपसे एक चीज़ प्रोफ़ेसर साहब एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स हम उस देश की उस सांसदों की बात कर रहे हैं, जब जो 5.9 का फिस्कल डेफिसिट पे टेबल पीट रहे थे। जैसे ही हुआ कि इस बार हमारा 5.9% का फिस्कल डेफिसिट है, धड़-धड़, धड़-धड़ अब मैं तो जानता नहीं हूँ ये सब। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे देश में आज 1000 लोग मरे और आप टेबल पीटने लगे। मैं ज़रा एक रिएक्शन आपका इस पे जानना चाहता हूँ। गुस्सा आ रही थी कि हँसी? देखिए, नहीं मुझे तो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तो हंसी तब आ रही थी जब बजट में सुन रहा था कि सांसद लोग हमारे देश के, जाहिर है सत्ताधारी पार्टी के सांसद, 5 करोड़ पे इतना खर्च हुआ, ताली, धप 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 टेबल पे, 10 करोड़ पे इतना खर्च होगा, ये धप 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 टेबल, ये तो लगातार पूरे 1.5 घंटे चलता रहा साहब। एनीवे नेवर माइंड, आपने, मैं आप, अगर आप एक ज्यादा बड़ा सवाल कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूं। देखिए, एक बहुत जरूरी हमारे इस हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी निर्णय जो बजट में जिसकी घोषणा हुई, वो पिछले साल भी हुई थी, कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार 1,30,000 करोड़ देगी निवेश के लिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए। बात यह है कि निजी निजी क्षेत्र के इकाइयों का, हमारे कॉर्पोरेट्स का और एमएसएमईज द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसी वजह से हमारी जो विकास दर है उसमें थोड़ी कमी रही है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ इसलिए नहीं रहा है निजी निजी कंपनियों का, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 73 या 74% है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर 80% नहीं पहुंचता तो निवेश नहीं बढ़ता, और अगर निवेश नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? सरकार अपना निवेश बढ़ाती है। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब बात यह है कि अगर आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राज्य सरकारें भी करती, केंद्र सरकार भी करती, ऐतिहासिक रूप से ये आप अगर आंकड़े देखें तो आप पाएंगे ये कि करीब 2/3 अंश योगदान राज्य सरकारों का होता है, और 1/3 उस भूमिका योगदान केंद्र सरकार का होता है। मगर क्योंकि राज्य सरकारें इतनी तंगी में हैं कोविड के बाद पिछले 2-2.5 साल से, कारण एक कारण यह है क्योंकि वो खर्च ज्यादा बर्दाश्त किया उन्होंने कोविड के लोगों में, जनता की देखभाल करने में, और दूसरा यह कि केंद्र सरकार जो उनका ड्यूज हैं वो ड्यूज ही नहीं दे रही थी, जीएसटी वगैरह। तो एनीवे, इस वजह से केंद्र सरकार ने इस बजट में और पिछले साल के बजट में भी ये निर्णय लिया कि वो पिछले साल 1 लाख करोड़ राज्यों को ट्रांसफर करेगी, और इस साल 1,30,000 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये बड़ा अच्छा कदम इसलिए है कि राज्य सरकारें, आनंद जी, जब खर्च करती हैं, निवेश करती हैं, तो उसमें रोजगार ज्यादा पैदा होता है। जब केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट जाएगा, केंद्र सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उतना रोजगार पैदा नहीं होता। क्यों? अब आप सोच सकते हैं कि वो तो एक्सप्रेसवेज बनाते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सप्रेस बनाते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, रेलवे लाइन इन सब
इन्वेस्टमेंट्स में जो केंद्र सरकार अधिकतर करती है, रोजगार कम पैदा होता है। जब राज्य सरकारें करती हैं तो रोजगार ज्यादा पैदा होता है, जो हमारे देश की आज आवश्यकता है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो एक तो सॉरी मुझे इतना समय लगा, इतना आप संक्षेप में कह रहे थे, मगर एक ही बात बताने में, बाकी जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप अपने वक्ताओं पर जाइए, वरना एक टीचर आदमी कुछ ज्यादा ही बोलता है वैसे भी। नहीं, मैं डॉक्टर राकेश, दिलीप जी, आतम जी, आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो तो साहब से, तो आप लोग भी प्रश्न कर लें, क्योंकि मेरा सवाल, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की बात की आपने और मल्होत्रा साहब ने उसका जवाब दिया। मैं एक बात और यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मल्होत्रा साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक स्पेंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड्स जनरेट होते हैं या किए जाते हैं सेंटर द्वारा, स्टेट की एब्जॉर्प्शन 60% भी नहीं है। पिछले 7 साल का डेटा निकाल के देख लीजिए, बीजेपी रूल स्टेट्स ले लीजिए, नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ले लीजिए, 60 to 65% पैसा भी वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता है, वो बजट प्रोविजंस होते हैं, वो बजट प्रोविजंस वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बजट प्रोविजंस करने के बाद भी अगर पैसा सेंटर रिलीज नहीं कर रही है, या स्टेट्स नहीं ले रहे हैं, या दोनों की कोई कारागुजारी है इसमें, ये इस पे जरा रोशनी दीजिए। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, यूटिलाइजेशन कम राज्य सरकारों द्वारा अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर में होता यह है कि आप अगर लैंड एक्वायर नहीं कर रखा है तो आप समझ लीजिए तो लैंड एक्वायर करने में ही साल भर लग जाएगा। और केंद्र सरकार ने ये बंदिश लगाई है, पिछले साल भी लगाई थी, इस साल भी लगाई है, ये जो 1,30,000 के बारे में, कि आपको इसी साल में इस्तेमाल करना है। अब आप नहीं इस्तेमाल कर पाए तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो बात वापस आ जाएगा, तो वापस आ जाएगा, तो ये तो केंद्र सरकार का फायदा है, क्योंकि वो दिखा सकते हैं कि हमारा ये बचा हुआ है, तो देखो हमने फिस्कल डेफिसिट घटा लिया। क्योंकि फिस्कल, याद रहे कि 2 साल पहले फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, और स्थिति ये हो गई कि मतलब जो हमारा पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो था, जो 65% था, वो बड़ा ठीक ठाक था, 65%। वो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो बढ़कर के 90% से ऊपर पहुंच गया, क्योंकि कोविड की वजह से लोन ज्यादा, एक तो इकोनॉमी कोलैप्स करी, तो टैक्स रेवेन्यूज घटे, तो इन्होंने मजबूरी में बोरो करना पड़ा, तो वो वहां पहुंच गया। तो जितना कम खर्च करना पड़े, ये इनको दुनिया को बताने के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि अगले देखे हमने फिस्कल डेफिसिट घटा लिया, समझे। और ये भी हमें मालूम है कि ये बड़ा कोताही से रिलीज भी कर रहे थे। एक उदाहरण देता हूं आपको, मनरेगा के लिए। अरे मनरेगा के लिए आप जितना एलोकेशन कर रहे हो, तो अगर आपको, अब मैं सॉरी थोड़ा सा समझ लूंगा, मनरेगा में 60% वेजेस के लिए होता है, 40% इक्विपमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब सरकारें करती क्या रही हैं कि वो करती ये हैं, मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, वो करती ये है कि अगर आप इक्विपमेंट के वाला जो पैसा है, जो अंश है, वो आप ट्रांसफर ही ना करो स्टेट को, तो राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। डिमांड बढ़ेगी वर्कर्स द्वारा कि हमें चाहिए काम, हमें चाहिए काम, हमें चाहिए काम, मगर राज्य सरकार कहेगी भाई हमारे पास पैसा नहीं आया, हमें पैसा नहीं आया, हमारे पास पैसा नहीं आया। वो वेजेस वाला पैसा आ जाएगा, उसका पैसा नहीं आएगा, तो सबकी बल्ले बल्ले, और बेचारा गरीब मर गया। तो एक तो ये स्थिति है। तो ये 2 किस्म के कारण होते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं है निवेश करने के लिए, तो आप पैसे होंगे भी तो खाक आप निवेश कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आज की सरकारी तंगी की हालत में कोशिश ये है कि कुछ न कुछ तिकड़म ऐसा लगाओ कि खर्च ना करना पड़े, तो जिसमें पैसा वापस घर आ जाए, तो फिर अगले साल बजट में दिखा सको, अरे देखो हमने दुनिया को बताने के लिए कि देखो हमने फिस्कल डेफिसिट घटा लिया। सॉरी मैंने समय ज्यादा ले लिया। नहीं, थैंक यू सो मच।
प्रो साहब, मतलब आपने कहा था कि थोड़ा आप समय की, मैं समझ सकता हूँ आपके समय के महत्व। नहीं नहीं, मेरे पास समय है, मैं आपके साथ 6 बजे तक रहूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। वेरी गुड। बड़ी अच्छी बातें दिलीप गोयल जी ने बताई, हमारा ज्ञानवर्धन किया। मगर ये जो मानसिकता है कि हर आदमी को अंबानी अडानी बनना है, एक असलियत अंबानी और अडानी दोनों की ये हमें चर्चा में नहीं आती, जो मुझे बहुत ही विकृत मानसिकता का प्रतीक है और बहुत ही हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। वो ये है कि आप ये देखिए कि ये दोनों जो सबसे बड़े घराने हैं हमारे देश में, ये उत्पादन क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं के बराबर करते हैं हुजूर वाला। और आज हाल में ये कुछ रिन्यूएबल्स में अडानी जी आए हैं, और अंबानी का ठीक है, वो पेट्रोकेमिकल्स में करते हैं और वो सिंथेटिक फाइबर बनाने लग गए हैं, मगर उसके अलावा इनके देखिए मैन्युफैक्चरिंग में कोई है? और यही कारण है कि हमें नहीं चाहिए कि हमें अंबानी और अडानी बनना है। वो एक आम आदमी की या आम एंटरप्रेन्योर की ये मानसिकता जरूर होगी कि हमें अंबानी अडानी जैसा बड़ा कारोबार करना है, हमें कॉर्पोरेट जायंट बनना है, हमें नेशनल चैंपियन के रूप से। मगर हम ये याद रखें कि चीन के जो नेशनल चैंपियंस हैं, जो कोरिया के नेशनल चैंपियन कंपनीज हैं, जो जापान के नेशनल चैंपियंस हैं, वो क्या है? वो चीजें बनाते हैं, वो फैक्ट्रियां खड़ी करते हैं। हमारे जो हैं वो खरीदते हैं बनी बनाई फैक्ट्रियां, वो खड़ी नहीं करते। ये तो सिर्फ मैंने पहली बात कही है। दूसरी बात सुन लीजिए, और ये सिर्फ हमारे बड़े घरानों की बात नहीं, तो ये हमारे साहब, मैं बाकी जो प्रो साहब, माफी के साथ मैं एक चीज पूछ लूं आपसे। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम लोग बोलते थे टाटा बिरला, और क्योंकि वो टाटा बिरला कुछ बनाते थे, देवर मैन्युफैक्चरिंग, देवर क्रिएटिंग। यस, तो सही सही। शायद मगर माफ करिएगा, मगर आई हैव अ प्रॉब्लम इवन विद दैट फॉर्मुलेशन। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हमारे देश के जो बनाने वाले भी जो हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, वो भी R&D नहीं करते, रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करते, वो कोई प्रोडक्ट नया नहीं तैयार करते, क्योंकि वो रिसर्च करते ही नहीं है, नहीं के बराबर करते हैं। अब आपको मैं एक तुलनात्मक आंकड़ा बताता हूं। R&D में हमारा देश 0.7% ऑफ GDP खर्च करता है सार्वजनिक और निजी R&D मिला जुला करके। दुनिया भर में हमको यह मालूम है कि जो भी खर्च किया जाता है R&D पर, उसका 2/3 भाग निजी क्षेत्र में खर्च किया जाता है, कॉर्पोरेट्स खर्च करते हैं। यहां तक कि मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हमारे देश में न जाने कितने उन्होंने अपने R&D हाउसेज बैंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में बना रखे हैं। और क्योंकि वो लेबर आर्बिट्राज करते हैं, उनको मालूम है कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब बड़े अच्छे ट्रेंड हैं, मगर कम पैसे पे काम करने को तैयार है। तो वो अपना रिसर्च, दुनिया भर का रिसर्च हमारे यहां करवाते हैं, और वो सारा रिसर्च का काम विदेश जाता है। वापस मुझे अपने आर्गुमेंट पे आता हूं। आर्गुमेंट ये है कि हमारे देश में 2/3 एक्सपेंडिचर R&D का सरकार करती है, और केवल 1/3 उसका निजी क्षेत्र में होता है, और वो बड़े निचले स्तर का R&D होता है। वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इनोवेशन नहीं होता, प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं होता। आपको एक उदाहरण देकर के फिर वरना आप कहेंगे कि फिर वही टीचर ज्यादा बोलता है। जी जी। मेरा सैमसंग का फ्रिज है, मेरा 15 साल पुराना हो गया।
अब उसका एक दिन कंप्रेसर बैठ गया, तो मैंने अपने बंदे को बुलाया, उसने कहा आपका कंप्रेसर बदला जाएगा। मैंने कहा हाँ बदलिए आप। मैंने पूछा भाई कौन सी कंपनी का लेकर क्या आओगे? बोला आप जो भाई है वो ले आऊंगा। तो उसने कई नाम बताए, बोले कि मैं गॉडरेज का ले आता हूँ। मैं ले आया, लगाया उसने। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, अच्छा गॉडरेज का है कंप्रेसर, बना कहाँ है? हमारे देश में बना है कि कहीं और का बना है? उसने बताया गॉडरेज चाइना में बनाता है और इंपोर्ट करके लगाता है। अब आप सोच लीजिए, मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मैंने कहा ये तो हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की का हाल है हुजूर वाला, ये हाल है बड़े कॉर्पोरेट। तो अब अगर कोई R&D करेगा ही नहीं और ये उम्मीद करेगा कि जो भी, अच्छा देखिए दूसरी तरफ, सॉरी मैं, आप जब चाहिएगा मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक बार आपने शुरू कर दिया तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है चुप करवाना टीचर को। जो CSIR के लैब्स हैं जो 2/3 खर्च करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं होती, समझ लीजिए, रिसर्च पैसे, समय नहीं होता, बेचारा टीचर पढ़ाते पढ़ाते मर जाता है, वो रिसर्च कर ही नहीं पाता, उसको पैसे भी नहीं मिलते। सारा रिसर्च का पैसा केंद्र सरकार का सारा ढेरों CSIR के लैब्स में जाता है। और वो क्या करते हैं, वो बताता हूं क्या, 2 काम करते हैं वो पेटेंट बनाते हैं। हम पेटेंट में दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, अच्छा मतलब लीग टेबल में अच्छा कर रहे हैं। साइंटिफिक पब्लिकेशंस में शायद 9वें 10वें नंबर पे हैं। मगर भाई ये जो 6 लोग बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, हम सब टैक्स पेयर हैं, हमारा टैक्स पेयर मनी गया हैगा CSIR की को फंड करने के लिए। तो आप मतलब पेटेंट बना करके उसका कुछ ट्रांसलेट नहीं करते, ना प्रोडक्ट में ना प्रोसेस में। आप साइंटिफिक पब्लिकेशन कर लेते हो, आप पोस्ट डॉक यहां कर रहे हो, वहां कर रहे हो, विदेश में कर रहे हो, हम कहीं भी कर रहे होगे, तो आप तो अपना CV बढ़ा रहे हो। हमें क्या फायदा हो रहा है जो हम टैक्स पेयर मनी दे करके आपके R&D करवा रहे हैं? अब आप समझिए कि ये जो कंप्रेसर हमारे देश में लगा, वो गॉडरेज बना रहा है मगर वो चीन से बना करके ला रहा है। तो आप सोच लीजिए, तो ये है स्थिति हमारे कॉर्पोरेट्स की हुजूर। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज मैं इसलिए बीच में ये कर रहा हूं, जो आप जितनी बातें आपने कही, एक चीज मैं समझा हूं, हिंडनबर्ग ने रिसर्च किया और उसने 2 साल रिसर्च किया और उसने ये देखा कि ये कौन करप्ट आदमी है और कहां पे मैं हाथ रखूंगा तो आई कैन शॉर्ट सेल एंड मेक प्रॉफिट। तो ही उस वो कह रहा है मेरा ये धंधा है। वो बार-बार ऐलान कर रहा है कि मैं रिसर्च करता हूँ, कौन-कौन लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, कौन-कौन लोग ये कर रहे हैं, मैं उसका वो करता हूँ, उसको सब कुछ डेटा इकट्ठा करता हूँ और फिर मैं अपना शॉर्ट सेल करके लोगों को बता देता हूँ कि देखो ये कितनी बेईमानी कर रहा है।